नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कांग्रेस पार्टी में एक अजीब सी खलबली है कहीं को। आज मैं पिछले 10-15 दिनों से खबर को पकाने में लगा था। आज अकबर रोड भी गया था, कांग्रेस के मुख्यालय। कांग्रेस के कई नेताओं से बात की। पार्टी के अंदर अजीब सी निराशा छाई हुई है और हालत यह है कि उनके पास बड़े बड़े मुद्दे भी अगर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी छोड़ देती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक सोच ऐसी विकसित हुई है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कुछ आता है उसे मास्टर स्ट्रोक समझती है और उसको लगता है कि अरे ऐसा हुआ तो अगर हमने ये किया तो मोदी जी ये कर देंगे, वो किया तो एकदम भयंकर डर का वातावरण, खौफ का वातावरण। आज हम बात करेंगे कि ईवीएम पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है, कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े मसले क्यों छोड़ देती है और क्यों कांग्रेस पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाती है। ऐसा क्या डर है और जो लोग कांग्रेस पार्टी में इन सब चीजों को सुनकर कसमसा रहे हैं, गुस्से में हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी को कैसे समझाया जाए, उन लोगों की भावनाएं आपके सामने आएंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम पे। ईवीएम को लेकर बहुत सारा माहौल बना हुआ है। मैं अगर जैसे एक कोई वीडियो बनाता हूं कि भाई ये इक्वेशंस बन रहे हैं, ये पॉलिटिकल हालात बन रहे हैं, तो नीचे कमेंट में 10 लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा, उनके पास ईवीएम है, ईवीएम को तो नहीं हरा पाएगी ना कांग्रेस, बात खत्म हो जाती है। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं तो क्या ईवीएम का क्या बिगाड़ लोगे। अब जब ये बातें आ रही हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी भारी दुविधा है। दिग्विजय सिंह हैं और भी बहुत सारे नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, पार्टी के कई दूसरे नेता हैं, वो लगातार नेतृत्व को इस बारे में मना रहे हैं कि इस देश में सड़कों पर ईवीएम को लेकर एक आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि जनता की भावनाएं ईवीएम को लेकर बड़ी साफ हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ईवीएम से हो रहा है। आपने देखा सारे एग्जिट पोल, सारा वातावरण, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, उसमें कहीं से लग ही नहीं रहा था कि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी जीत गई। तो इससे एक विश्वास और पुख्ता हो गया लोगों में कि भाई ये चौंकाने वाले नतीजे कैसे आए। तो ईवीएम पे जो बहस है बहुत बढ़ गई है और ईवीएम को लेकर अब ज़्यादातर लोग, मैं जैसे लोगों से, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से, समझदार लोगों से, उनको भी लगता है बॉस कुछ तो है, क्या है पता नहीं। और ये जो क्या है, यहीं से जाकर एक नया खेल शुरू होता है, लेकिन उस पर हम जाएंगे। पहले आप एक बात सोचिए कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो ईवीएम के मसले को क्यों नहीं उठाना चाहती है, जबकि उसके नेता बार बार जा रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो इसको उठने नहीं दे रहे हैं। एक बड़ा सलाहकार वर्ग ऐसा है जिसको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ कर दिया तो रायता फैल जाएगा, ईवीएम पे कुछ कर दिया तो ये हो जाएगा। और उस वर्ग ने एक धारणा बनाई है, उसको ये लगता है कि ये ईवीएम की पूरी बातें बीजेपी का खेल, बीजेपी की चाल है। कैसे? जब कोई जाता है उनको कहता है भाई ईवीएम को मसला बनाइए, कांग्रेस का बड़ा नेता कहता है कि इसको हम आगे ले जा सकते हैं, इसके ज़रिए लोग हमसे जुड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के खास लोग जो चारों तरफ से घेरे रहते हैं, बड़े नेताओं को मिलने भी नहीं देते हैं, वो ये कहते हैं कि बॉस ईवीएम का ज़्यादा हल्ला हुआ तो हमारा जो वर्कर है कांग्रेस का और हमारा जो वोटर है वो निराश हो जाएगा। वो कहेगा कि क्या फ़ायदा जाके चुनाव का प्रचार करने से, उनके पास ईवीएम है, हार तो हम जाएंगे ही, इसलिए हमको ये मसला नहीं उठाना चाहिए। ये तर्क लेके कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा कार्यकर्ता है वो भी कहेगा कि उनके पास ईवीएम है, क्या फ़ायदा। और उससे भी ज़्यादा जो इनका कैंडिडेट है, टिकटार्थी है, वो भी कहेगा कि यार मैं कांग्रेस का टिकट लूँ, पैसे खर्च करूँ चुनाव लड़ने पे, उनके पास तो ईवीएम है। तो ये इनके दिमाग में है कि अगर सब लोग ऐसे होके बैठ जाएंगे ना भाई साहब, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ईवीएम का नाम लेना बंद कर दो। अब आप एक बात बताइए, आपने कहा कि ये ठीक है,
आप हतोत्साहित हो जाएगा आपका कार्यकर्ता। उस चक्कर में आप ईवीएम की बात उठाने को तैयार नहीं। जरा ये सोचिए कि बीजेपी का जो वर्कर है वो इस बात से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएगा कि मुझे क्या ज़रूरत है प्रचार करने की, मैं क्यों परेशान हूँ सुबह उठ के, मैं क्यों वोट मांगने जाऊँ, मैं क्यों पीले चावल बांटूँ, 24 के लिए माहौल बनाऊँ। हमारे पास तो ईवीएम, किसी भी चीज़ के 50 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ईवीएम की वकालत करने वाले जो लोग कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के पास जा रहे हैं उसको ऐसे अजीब अजीब बहाने सुनने को मिल रहे हैं। और अगर यही रहा तो पार्टी कैसे जीतेगी? आप एक बताइए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर इस तरह से हर इश्यू पे भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के पर्सपेक्टिव से बातें देखी जाने लगेंगी तो कैसे जीतेंगे? क्या उखाड़ लिया कमलनाथ ने जाके वहां पे वो जो बागेश्वर धाम के चरणों में पड़ के, क्या बिगाड़ लिया? भैया, आप जिस विचारधारा को मानते हैं ईमानदारी से उस विचारधारा और सोच के पीछे जाइए। जिसको आना है वो आपके पास आएगा और जिसको नहीं आना नहीं आएगा। ये जो गणित लगा के और इसको ये बोल दूंगा तो इतने वोट कट जाएंगे, वो बोल दूंगा तो इतने वोट कट जाएंगे, इस चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें बैठ गई है, राहुल जी जाएंगे यात्रा पे, उनके तरह तरह के फोटो आएंगे स्टाइलिश वाले, लोग उनको फॉलो करेंगे। राहुल गांधी का ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये फार्मूला चल गया है। राहुल गांधी अपने तरह तरह के फोटो वीडियो डालते हैं, गरीबों के बीच जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, तो मोदी जी को भी ये करना पड़ रहा है कि उनके यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ये वाला फार्मूला चल गया। लेकिन यूट्यूब पे व्यूज़ आने से राहुल गांधी की छवि तो बन सकती है, राहुल गांधी को लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन देश आंदोलित क्यों होगा सरकार बदलने के लिए? इस काम के लिए तो आपको देश को एक विचार देना होगा ना। विचार देने का जहां जहां जब जब जो सवाल आता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो एक खास तौर पे एलीट मानसिकता के लोग हैं वो अड़ंगा लगाते हैं। उन्हीं लोगों के कारण कई सारे मसले नहीं बन पा रहे हैं। पिछले दिनों हेमंता विश्वा शर्मा का ट्वीट आया कि दलितों का काम है ब्राह्मणों की सेवा करना। कांग्रेस पार्टी ने इस मसले को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? भाई वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। इस पे तो पूरे देश में आंदोलन हो जाना चाहिए। समस्या ये है कि बीजेपी और आरएसएस के पास में स्वदेशी जागरण मंच भी है, भारतीय मजदूर संघ भी है और उद्योगपतियों का भी संगठन है उनका। एक तरफ उद्योगपतियों का संगठन, दूसरी तरफ मजदूरों का संगठन, दोनों को हैंडल करते हैं। उनके पास माइनॉरिटी सेल भी है, वो भी काम करती है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी एक सनातन सेल क्यों नहीं बना सकती अपनी पार्टी में? एक ऐसी सेल क्यों नहीं बना सकती जो हिंदूवादी मुद्दे उठाए? कांग्रेस पार्टी तो ज्यादा बड़ा विभिन्नता वाला प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस पार्टी में तो तरह तरह के बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज हैं। तो दलितों वाले मामले में जो दलित नेता है, खाटी नेता है, कांग्रेस पार्टी में ऐसे ऐसे नेता हैं, उदित राज जैसे नेता, जिन्होंने एक बार रामविलास पासवान और मायावती दोनों से बराबर, बल्कि दोनों को मिला लें, इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करके दिखाई थी। तब वो रामराज उनका नाम होता था और वो अपना संगठन चलाते थे। रामलीला मैदान इतिहास में 2-4 बारी भरा है, इस नेता ने भरा है। क्या ये नहीं हो सकता कि इस तरह के मसले जो आते हैं दलित उत्पीड़न वाले और दूसरे वाले, उन मसलों को इन लोगों को छोड़ दिया जाए कि आप खुला खेलिए और खुला इस पे काम करिए, इसमें कोई पार्टी दखल नहीं देगी। एक पार्टी के 10 संगठन हो सकते हैं, 10 अलग अलग लाइन पे काम कर सकते हैं। आपके हिंदूवादी मसलों में क्या जरूरी है कि जाके वहां राहुल गांधी ही जाके साष्टांग प्रणाम करेंगे तो ही हिंदू खुश होगा? एक विंग बनाइए हिंदूवादी जो कहे कि शंकराचार्यों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप मंदिर जो पूजा कर रहे हैं ये बीजेपी का मंदिर नहीं है, ये देश का मंदिर है, देश के हिंदू का मंदिर है, हिंदू आइकन्स का सम्मान होना चाहिए। उमा भारती, विनय कटियार का सम्मान नहीं माफ करेगा हिंदुस्तान। असम्मान जो उनका हो रहा है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है, ये बात करे कांग्रेस पार्टी में हिंदू सेल हो जाए तो आप कहीं पे भी एक इंटेंसिटी से, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग फील करते हैं जो आपको बता रहा हूं, एक इंटेंसिटी से ज्यादा कुछ करने को तैयार ही नहीं है। 3 राज्यों में हारने के बाद कांग्रेस तो छोड़िए, जो कांग्रेस पार्टी की जीत की आस बांधे पत्रकार बैठे हुए थे ना, वो भी सकपका गए, उनके सुर बदल गए। हमारे यूट्यूब पे भी बहुतों के सुर बदल गए।
अरे यार, क्या खो दिया कांग्रेस ने इन राज्यों में? 2019 के लिए क्या नुकसान हो गया? अरे मध्य प्रदेश में 5% वोट बढ़ गए, आधा परसेंट वोट बढ़ गए, 0.5%। आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी जो है हार गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या दबा देगी भाई? एक सीट राजस्थान में, बीजेपी के पास तो पहले से सारी सीटें हैं। एक सीट मध्य प्रदेश में, 2 या 3 सीटें छत्तीसगढ़ में। अगर आप गलती भी करोगे तो आप इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में क्या खोगे? वो साउथ में आपसे कुछ नहीं ले पा रहे हैं, वो तो साउथ से एक सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। और कर्नाटक आपने जीता है। अगर कर्नाटक में भी पहले वाली स्थिति रहती है तब भी आपकी सिचुएशन तो विन विन है। खुलकर तो खेलो। आप अगर विचारधारा से सेक्युलर हो तो सेक्युलर तो लग लो। कुछ भी करने से हम डरेंगे, सेक्युलर होंगे तो मोदी ये उठा लेगा। अरे मोदी को देखिए, जो पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अपने कम्युनल एजेंडा को दबा छिपा के बात करती थी, सेकुलरिज्म को श्यूडो सेकुलरिज्म बोलती थी, सब कुछ करती थी, दंगों की राजनीति करती थी, लेकिन चुप 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 के करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी। पुराने सारे भाषण निकाल लीजिए, वाजपेयी से लेके सुषमा स्वराज से लेके हर नेता के। और मोदी ने क्या किया? जो किया दुनिया कहती थी गलत है, वो भी डंके की चोट पे किया और आज तक कर रहा है। वो आदमी वहां जाके राजस्थान में दर्जी की हत्या का मसला उठा देता है। झूठ बोल दिया जाता है उत्तर प्रदेश में जाके कि साहब रमजान में बिजली नहीं कटती और दिवाली पे कटती है। क्यों? क्योंकि आपको अपने विचार पे, जो भी आपका थॉट है, जो भी आइडियोलॉजी है, उस पर भरोसा होना चाहिए। ये जो 54-58 का हिसाब लगा के आप जीत ही नहीं सकते, और ये छटपटाहट आपके लिए बहुत खतरनाक है। और ये सब अलग अलग जगहों पर लोग सर्वे भी कर रहे हैं। आज अगर इस देश का आम आदमी, मेरे चैनल पे ही देख लीजिए, ईवीएम को लेकर विचलित है, ईवीएम को लेकर परेशान है, ईवीएम के लेकर बात करता है और उसको ईवीएम पर संदेह है, हम ये नहीं कह रहे, तो उस आदमी की बात को स्वर कौन देगा इस देश में? विपक्षी देगा ना। अब आप अगर ईवीएम लेके आए थे, ठीक है, आज आप ईवीएम नहीं लेके आए हैं, दूसरे आदमी के पास में है, अब आपको लगता है लोग कहेंगे आप ही तो लाए थे, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इस देश का आदमी, अभी भी ईवीएम तब से बहुत बदल गई है, वीवीपैट आ गया है, फला फला। इस बीच में एक और बात हो रही है, एक और तरीके से कांग्रेस को थोड़ा सा, कांग्रेस के ईवीएम विरोधियों को बड़े स्मार्टली लपेटा जा रहा है। देखिए, ईवीएम में कुछ गड़बड़, ये आप कह सकते हो, ईवीएम में क्या संभावित गड़बड़ हो सकती है ये आप कह सकते हो, लेकिन अगर आपने एक स्पेसिफिक चीज कह दी ईवीएम में ये वाली गड़बड़ है और उन्होंने उस गड़बड़ को हटा लिया और गड़बड़ी कोई और हुई, तो अगले चुनाव में क्या होगा? वही होगा। अभी राजस्थान का उपचुनाव हार गई बीजेपी। जो पार्टी अभी हाल में चुनाव जीती है, जिसने सरकार बनाई है, उस पार्टी को उपचुनाव में, जाहिर बात है, एक सेंटीमेंट होता है कि वह सरकार इनकी बन गई तो इसी को वोट दो यार, बीजेपी को ही वोट दो, कम से कम जो है हमारे इलाके के काम हो जाएंगे। हरा रहे हैं लोग उसको। ये इंडिकेटर है। जो आदमी वोट दे के आया उसको ये तसल्ली हो जाए कि उसका वोट जहां दिया है वहीं गया है, इसके लिए कुछ इंतजाम हो जाए, इस पे बात करो ना। ईवीएम के मसले पे बात ही करना नहीं चाहते हैं। और एक बात सोचिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो भाई साहब आप अगले चुनाव में आप खुद ही, ये जो जिस बात से आप कार्यकर्ता से डर रहे हो उससे आप डर जाओ, फिर आप चुनाव ही मत लड़ो, क्योंकि अगले चुनाव में आप कुछ भी कर लो कि वोट तो उन्हीं के पास जाएगा, अगर यही लॉजिक है तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इसके कारण बहुत बुरा हाल है। अब एक बार बताइए, आपके पास में खोने को कुछ नहीं, वोट परसेंटेज बढ़ गया आपका उन राज्यों में, जो ऐसे राज्य थे जहां 100% वोटें, सीटें बीजेपी के पास थी। एक राजस्थान में कम थी जो उसके सहयोगी की थी, इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक कम थी, कर्नाटक में केवल 3 कम थी, 28 में से 25। तो आपके पास तो खोने को कुछ नहीं है, फिर निराशा हताशा क्यों है? बार बार ये हिसाब क्यों लगा रहे हो? अब फैक्टर बता देता हूं, जो फैक्टर आपको पे करने वाले हैं। राम जन्मभूमि में जिन लोगों ने प्राण दिए, जो लोग जान पर खेलकर, जिन लोग वहां पर उस वक्त नहीं थे, उनको नहीं पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर घुसना उस दौर में असंभव के बाद दूसरा काम था। सारे वाहन बंद थे, बॉर्डर सील थे,
मैं उन दिनों झांसी गया था कार सेवकों से मिलने, और किसी एक कार्यक्रम में वहाँ के स्टेडियम में कार सेवक रुके हुए थे। खेतों के अंदर से गाड़ियाँ कीचड़ के अंदर से निकाल के अंदर ले जाई जा रही थीं, जिनमें कार सेवक थे। ऐसी हालत में लोग अयोध्या पहुँचे थे, सांसद पहुँचे थे, उमा भारती पहुँची थीं, विनय कटियार ने पूरा बड़ा बजरंग दल खड़ा किया था। इन सब लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, इनकी बात करने वाला कोई है? और आज सुमित्रा महाजन नाराज थी, आपने देख लिया चुनाव से पहले कितने बड़े बड़े नेता नाराज हैं। इन सबको असली बीजेपी को एक तरफ फेंक दिया गया है। शंकराचार्य नाराज हैं। ये सब उपेक्षा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपेक्षा। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है। उधर शिवराज सिंह का संतोष जो बार बार निकल के आ रहा है, तरह तरह से निकल के आ रहा है, वो एक अलग मसला, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। राजस्थान में वसुंधरा राजे, सारे विधायकों की बैठक हुई, मंत्रियों की बैठक हुई, मोदी ने बैठक ली, खुद वसुंधरा राजे नहीं गई। ये सब चीजें लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है ऐसी पड़ी रहेंगी? बेइज्जती का खाया हुआ इंसान घायल सांप से भी ज्यादा बुरा होता है। तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या खोने को है? कांग्रेस पार्टी के लिए तो सब अच्छा ही अच्छा है। कांग्रेस पार्टी खुशकिस्मत है कि इन 3-4 हिंदी भाषी राज्यों को छोड़ दें तो उसकी स्थिति बढ़िया है। देश में उसका 1/4 वोट परसेंट वाली भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं है। मेरे ख्याल से 4.2% वोट परसेंट उनके बाद में अगर किसी का है तो वो ममता बनर्जी का है। इनका 20% के आसपास मेरे ख्याल से वोट बैंक है, अगर मुझे ठीक से याद है तो। और बीजेपी के पास 36% है। तो इस पूरे कैलकुलेशन को आप देखें तो कांग्रेस पार्टी इतनी निराश क्यों है भाई? और अगर तुम्हें लगता है कि इन चुनाव के हारने के बाद तुम्हारी संभावना, उम्मीदें सब खत्म हो गई हैं, तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, तो लड़ लो यार, लड़के मरो। मतलब पूरे जो पार्टी के अंदर निराशा का वातावरण है। किन लोगों में निराशा है? उनमें नहीं है जो जाके वहाँ पे अपना बैठ के आ जाते हैं। निराशा उनमें जो कुछ करना चाहते हैं, जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो अपने इश्यूज खड़े करने चाहते हैं। किसी के पास में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक हैं, वो चाहता है कि उनकी आवाज़ कांग्रेस मजबूती से उठाए। आपको डर लगता है अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाऊंगा तो हमारा सॉफ्ट हिंदू डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे यार, कुछ नेता अल्पसंख्यकों वाले जो है उनको बोलिए वो उठाते रहें और मजबूती से उठाएं। कांग्रेस पार्टी अगर एक समावेशी पार्टी है, उसमें सब तरह के लोग हैं, तो एक केंद्रीय लीडरशिप सारी चीजें क्यों तय करेगी? कांग्रेस तो समंदर है, आप समंदर कहते हो ना। कुल मिला के एक बेहद खराब हालत में इस वक्त पार्टी का सेंटीमेंट है। बगैर किसी नकारात्मक कारण के सोच नकारात्मक हुई पड़ी है। कार्यकर्ता परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और ये जो लोग कुछ बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो बिल्कुल उसी सोच के कारण सोच रहे हैं कि हाँ व्हाट्सएप पे जो आया वो सही है, वो पार्टी को जगह से हिलने नहीं दे रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी को अगर ईवीएम मसला है, उनके समर्थकों का सेंटीमेंट है, तो सड़क पर उसको लेकर उतरना पड़ेगा। आज अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दलितों के साथ में भेदभाव हो रहा है, उतरना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अगर बोलती है कि भाई हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, तो जाति जनगणना को लेकर देश के दलितों के जीवन में, सवर्णों के भी जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके किसी को सड़क पे जाना पड़ेगा। ये राहुल गांधी ने कह दिया जाति जनगणना, बीजेपी ने समझा दिया है ब्राह्मणों के खिलाफ है, ठाकुरों के खिलाफ है, बनियों के खिलाफ है, तब तो हवा निकल जाएगी एजेंडे की। किसके फायदे में किसके नुकसान में ये कौन बताएगा? ये उस तरह के नेता बताएंगे जो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आपके पास तो सब तरह के, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं एक राहुल गांधी की इमेज पे राष्ट्रपति चुनाव की तरह लड़ लें। तो बीजेपी ने ऐसे चुनाव नहीं जीता है। वो जीत को उन्होंने नेता दिया है, जीत के नाम पे नेता दिया है, नेता का नाम इस्तेमाल करके जीत की है, लेकिन दलितों के बीच दलित का एजेंडा चलाया, दलित वाली पार्टियों से गठबंधन किया, मुसलमानों के बीच में बुर्का लेके गए, 3 तलाक लेके गए और उस एजेंडे को लेके छूने की कोशिश की। मुसलमानों को जितना छू सकते थे छुए। आप क्या कर रहे हो? आप इश्यू को भी छूने से डरे। तो कुल मिला के ये सक पकाई, डरी हुई, घबराई हुई पार्टी जो है, इस पार्टी को अब तय कर लेना पड़ेगा कि भैया लड़ना है तो दम से लड़ना है। पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं, पार्टी के नेता तैयार हैं।
लेकिन जो हाईकमान है और हाईकमान का जो आसपास का एक गैंग है वो उस पार्टी में कुछ भी करने से डरता है, कुछ भी करने से, हिलने से भी डरता है। राहुल गांधी जैसा आदमी जो नहीं डरता है, उसके आसपास के लोग इतना डरते हैं कि पार्टी डरती हुई दिखती है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज़ें आपको उस मानसिकता को समझा रही होंगी जो उस समय कांग्रेस पार्टी की है। दलितों को सेवा करना चाहिए जैसा मुद्दा है, अगर ये कांशी राम के पास होता, पूरे देश में वो धूल उड़ा देता। उदित राज के पास भी अगर होता, अगर उदित राज कांग्रेस पार्टी में नहीं होता, धूल उड़ा देता। पासवान होता और अगर वो एनडीए का हिस्सा नहीं होता, वो उड़ा देता। मायावती उड़ा सकती है, पता नहीं क्यों नहीं उड़ा रही हैं, और वो मुद्दा दब गया। इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। इस तरह के मोदी जी के भी बहुत सारे विचार अलग अलग जगहों पे हैं। अभी कल एक बाबा जी जो हैं, वो नेत्रहीन है शायद, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे। इन सब चीज़ों को, इतने सब के बाद में इतनी नाउम्मीदी है दलितों के बीच में, वो पाँव दे के वोट ले लेते हैं, साथ में खाना खा के वोट ले लेते हैं। इसलिए नहीं लेते कि वो बहुत एक्टिव हैं, समझदार हैं, इसलिए लेते हैं कि आप डरपोक हो। कांग्रेसियों को वीडियो फॉरवर्ड करें, उनको बताएं भाई साहब, कांग्रेस वीडियो, कांग्रेस के सब शुभचिंतकों को पार्टी में माहौल कैसा है। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, क्योंकि आज जब मैं अकबर रोड में गया तो मुझे बहुत सारे कांग्रेसियों ने कहा कि साहब आपके वीडियो हमारी लीडरशिप देखती है, हमारे बड़े बड़े नेता आपके वीडियो को देखते हैं, हम ये बात नहीं कह सकते, आप कह दीजिए। मैंने कह दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।